हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऑन है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम बोल सकते हैं, जो कि है अपना करंट अफेयर। अभी हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की है आपके लिए, ठीक है सर। करंट अफेयर्स में कौन से सब्जेक्ट हम लोग देखने वाले हैं? अब करंट अफेयर्स में जैसा कि मेरे सभी विद्यार्थी को पता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स है ना, इंपॉर्टेंट है ना ये। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। अभी हेडिंग दिख रही होगी आपको, करंट अफेयर्स पॉलिटी। तो मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ क्या यहाँ पे? मैं भी पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी। अब पॉलिटी के साथ साथ जितने भी करंट अफेयर हम लोग कवर कर पाएंगे वो भी करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जो मेजर हमारे टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370, फॉर एग्जांपल एब्रोगेशन, वो आया था ना अभी ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले जो केसेस थे, सीधा उठा के आप अंदर डाल देते हैं, वो सब चीज़ें हैं ना। तो वो सब आर्टिकल्स अभी हम पॉलिटी के लेक्चर्स में देखेंगे। पॉलिटी के लेक्चर्स में कि पॉलिटी के करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती, हो जाती है। कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती, हो जाती है। आपको समझ में आ जाएगा क्या रिसोर्स है, कैसे पढ़ा रहे हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स पॉलिटी, मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी करंट अफेयर्स, आकार फाउंडेशन हिस्ट्री भी मैं पढ़ाता हूँ आपको। आई होप कि आपने सभी ने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की सीरीज़ देखी है। मॉडर्न की सीरीज़ अभी स्टार्ट है, वो रोज़ 9 बजे आती है। रोज़ आपका काम है कि आप उस सीरीज़ को देखेंगे। रही बात ये सब सब्जेक्ट की, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं पूरा सब्जेक्ट आपका करवा के दे दूंगा। चलिए आइए सर, कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स है? मेजर, सभी मेजर है यूपीएससी में। आप डिनाई नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। अब ये जो करंट अफेयर है ना मेरा बच्चा, आपको कब समझ में आएगा? जब आपकी क्या पढ़ के हो चुकी होगी एक बार तो भी, एम लक्ष्मीकांत, द बाइबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द बाइबल ऑफ पॉलिटी इन यूपीएससी, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। वो आपने पढ़ा होगा, यू शुड नो। आर्टिकल 370 क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, हेट स्पीच, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बिल क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक स्ट्रक्चर। अब पहला ही आर्टिकल लाया हूं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, इतना जोरदार है। केसेस हुए बहुत सारे, लेकिन एक मेजर केस हुआ जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। आपको तो याद ही होगा, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हैं? मेरे स्टूडेंट है, आपको याद रहना चाहिए। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चेंज करना है भाई कर दे, पूरा तू पॉलिटी चेंज कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज करोगे नहीं। अब खेला की बात कौन सी है इसमें? तो खेला की बात बेटा ये है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें आती है, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें आती है। समय के साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब चीज़ों का माइंड मैप, ये सब सिनॉप्सिस मैं आपके दिमाग में अभी डालने वाला हूँ। तो पहले हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं। सर कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे? अभी देखो बेटा कैसा रहता है, एकदम से इतने सारे टॉपिक अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, एक मैराथन सीरीज लेना पड़ेगा मुझे 7 से 8 घंटे की। अब आपके पास 7 से 8 घंटे का धैर्य है नहीं है, तो इसलिए 1.5-2 घंटे में जितना भी कवर होता है, 6 आर्टिकल 7 आर्टिकल, वो मैं आपको कवर करवा के यहाँ पे दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 370 हमने देख लिया, ये कवर करेंगे, आज ही करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कुछ चीज़ें, एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, सुप्रीम कोर्ट में गया था वो केस प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, क्या होता है, कैसे होता है, ये देखेंगे। देन उसके बाद हेट स्पीच, आप अपनी स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में झगड़े हो, कम्युनल राइट्स हो। इफ अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको कानूनी सजा हो सकती है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बिल्स, यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से बिल्स, कौन से लेजिस्लेटिव
बिल्स आए हैं, वो सब देखना है हमको। अभी 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बोलिए मेरे साथ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज, अरे जल्दी, आवाज नहीं आ रही मुझे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव उस कानून को अप्लाई कराने वाले, एंड द लास्ट जुडिशरी, इफ अगर आप उस कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है और उस केस को मद्देनजर रखते हुए आपको सजा भी हो सकती है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ये समझ सकते हैं 2 अलग, लेकिन जुडिशरी के पास अपनी एक अलग पावर, अपनी एक अलग ताकत है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में। आप पार्लियामेंट के बारे में किसको नहीं पता, 3 चीजें याद रख लो। 8वीं का भी बच्चा है बेटा, याद कर लेना, बहुत बेसिक सा है एकदम। पार्लियामेंट कौन से 3 लोगों को मिला के बनता है? व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। पार्लियामेंट, संसद कौन से 3 लोगों को बना के बनता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट राइट नाउ। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों को आप मिला दोगे तो आपका सांसद, आपकी पार्लियामेंट रेडी हो जाएगी। देन उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था गवर्नमेंट के खिलाफ में। आया था कि नहीं आया था वो बात अलग है, क्या हुआ क्या नहीं। देन उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आया राम गया राम, ये पॉलिटी में है आपके, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद पंचायत में हम लोग कुछ पैसे एक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, पंचायत का एक्सटेंशन पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड होती है, क्या क्या नहीं होती है। देन फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, व्हिप क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, 0R क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट में देखेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनकी सरकार से नहीं बनती, होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के आर्टिकल्स कौन से अनुच्छेद फॉलो किए जाते हैं। देन उसके बाद रोल ऑफ गवर्नर। अब रोल ऑफ गवर्नर की मैं बात करूँ और दिल्ली का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली CM हमेशा टसल चलते रहता है उनका, है ना। देन उसके बाद रोल ऑफ प्रेसिडेंट, दिखाने के लिए पिताजी, लेकिन असली में पिताजी कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट है, हेड है, लेकिन असली में कौन रहता है ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। देन उसके बाद इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, द मेजर टॉपिक क्लास, द मेजर टॉपिक इज इलेक्शन राइट नाउ, बिकॉज कितना महीना बचा है इलेक्शन को भाई। तो इसके ऊपर से नो डाउट मुझे ऐसा लगता है, एजम्पशन मुझे लगता है, और हो सकता है एनालिसिस को भी लगता होगा, जितने भी एनालिस्ट हैं मेरे पास, कि इलेक्शन से क्वेश्चन भैया पूछ सकते हैं। अब वो इलेक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे? आप बेटा भगवान तो है नहीं कि आप UPSC का पैटर्न समझ जाओ। मैंने बोला था ना, जंग में जाने से पहले जंग का स्वरूप समझना ज़रूरी है। इफ अगर आप जंग का स्वरूप ही नहीं समझ रहे, मुश्किल है। एक लेक्चर लिया था मैंने मुगल सल्तनत पे, कौन है? बाबर। हेलो गाइस, सीधा हमला, घोड़े भगाता था ना और डायरेक्ट आके सामने खड़ा। बाबर, एक टेक्निक थी ना उनके पास। तो इलेक्शन के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ये सब चीज़ें हमको इसमें देखने का है और उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखो, मैंने अभी जस्ट बताया आपको इलेक्शन कमीशन। देन उसके बाद क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक के आप बोला करते थे अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये ब्रिटिश के टाइम का है। अभी क्या आ गया है? जल्दी कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास? कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी, फास्ट। 302, 304, 101, 104 क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट, भारतीय न्याय संहिता। लिखी दिया ना सर आपने, बताने की जरूरत नहीं है। BNS आ गया है। अभी क्या आ गया मेरा बच्चा? BNS आ गया। देन उसके बाद ज्यूडिशरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूडिशरी में 3, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन। बोलिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, है ना। मेजर, पिताजी, पापा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देन उसके नीचे हाई कोर्ट, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल लाया है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपको इनकी व्यवस्था बना के रखनी है, इनकी पावर अलग से है, क्योंकि उस सेशन कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट काम कर रहा है वो उस डिस्ट्रिक्ट का हेड है। क्या है? वो उस डिस्ट्रिक्ट का हेड है। तो जितनी पावर उसको है भाई उस डिस्ट्रिक्ट में,
वो छीनी नहीं जा सकती। जैसा आप अपॉइंटमेंट करते हो डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए भी वैसा ही होगा, हाई कोर्ट वालों के लिए भी वैसा ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना। नेक्स्ट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, देन उसके बाद फ्री लीगल एड या लीगल एड, देन उसके बाद मॉडल प्रिजन एक्ट जो आया है 2023 में, और अदर टॉपिक विच आर इन करंट न्यूज़, अभी तक के जो आ रहे हैं। ये देख लिया हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। जल्दी से अभी हम चालू करेंगे अनुच्छेद क्रमांक 370, दैट इज आर्टिकल 370। आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक बढ़िया कहानी सुनेंगे हम लोग, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी, सॉरी गाना याद आ गया, आर्टिकल 370। चलिए जल्दी फास्ट इसका एसेस लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, फास्ट। ये टॉपिक को एक बार देख लीजिए, तब हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है। PIL है ना, PIL के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होती है। लोग अलग अलग पिटिशंस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुनेंगे, ऐसा भी कहानी सुनेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। भाई एक चीज़ समझ लेंगे आप सभी मेरी बहनों मेरे भाइयों, यूपीएससी एक ऐसा जानवर है ना जिसको आप आड़ा टेढ़ा नहीं मार सकते हो, है ना। आप हाथी से जब लड़ने जाते हैं तो एक प्लान बना के जाते हैं, शेर से जब लड़ने जाते हैं तो एक प्लान बना के जाते हैं, देयर शुड बी अ प्लान। तो यूपीएससी नाम का ये जो जानवर है, अगर इसको आपको मारना है ना बेटा, तो एक प्लान रहना ज़रूरी है। क्या रहना ज़रूरी है? प्लान। तो उस प्लान, मैं प्लान नहीं दे रहा आपको, प्लान आपको कुछ बनाना है। सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती है ना। हम बस आपको पढ़ा सकते हैं, शक्तियाँ आपको बतानी है कि मेरे अंदर क्या शक्ति है। सो आर्टिकल 370 से चालू करते हैं। वाई इन द न्यूज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली upheld the validity of Union Government 2019 decision to repeal the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution। मत समझ, मैं समझा रहा हूँ, कहानी है मेरे पास, मैं बताता हूँ। इसको जाने दो, इसे जाने दीजिए। आइए चलो, चलो भैया, रेडी है आप लोग कहानी सुनने के लिए? आ जाओ देखते हैं। तो ये क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सॉरी हाँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा कलर मुझे सही नहीं लग रहा है। बस 2 मिनट दीजिएगा, एक बार अपना टॉपिक चालू है तो रुकेगी नहीं, हाँ बिल्कुल भी। आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे प्लीज लोगों ने डाला, बहुत सारी पिटिशंस डाला, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, कि सुप्रीम कोर्ट, ओ सुप्रीम कोर्ट, ये जो सरकार ने अनुच्छेद क्रमांक 370 हटाया है, ये गलत तरीके से हटाया है। कैसे हटाया? ये गलत तरीके से हटाया गया है। 370 जो आर्टिकल है, ये गवर्नमेंट ने गलत तरीके से हटाया है। इसका आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो अनुच्छेद क्रमांक 370 को हटा सकती है, क्योंकि अनुच्छेद क्रमांक 370 जो लाया गया था, वो लाया गया था टेम्पररी बेसिस पे। क्या लगाया था? स्पेलिंग सॉरी, टेम्पररी बेसिस पे 370, अनुच्छेद क्रमांक 370 लाया गया था। अरे हाँ कि नहीं?
ये गलत तरीके से हटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अनुच्छेद क्रमांक 370 है वो टेम्परेरी बेसिस पे लाया गया था और उसी को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। अब 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्टेटहुड का दर्जा था। जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था? स्टेट था। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी। अरे है कि नहीं? यूटी है ना। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। पहले अगर हम जम्मू कश्मीर के पास देखें तो उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। अब क्या है? अब यहां पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या लागू होगा यहाँ पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। थोड़ा सा कमेंट भी देखते रहना पड़ता है। क्या लागू होगा मेरा बेटा? यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। ठीक है, आगे आइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई हो गए, विच मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं है। अनुच्छेद क्रमांक 370 क्योंकि अब हटा दिया गया है। अरे गया क्या? दिमाग में गया क्या मैंने क्या बोला? बेसिक सी चीजें आर्टिकल 370 हटाया गया। क्यों 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 क्यों? कहानी सुनो। गलत तरीके से हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, गलत तरीके से नहीं हटाया। सरकार के पास ये पावर थी कि वो जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद क्रमांक आर्टिकल नंबर 370 को हटा सकते हैं। इतना गया दिमाग में। अब पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था? एक यहाँ पे, उधर मत देखो। पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था? एक स्टेट था। क्या था? जम्मू एंड कश्मीर एक अलग स्टेट। भाई अलग ही चल रहे दुनिया में, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ही चलाते थे, सुनते ही नहीं थे। लेकिन अब कहानी इधर आई। अब जम्मू एंड कश्मीर किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि अब ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया है? क्या बना दिया गया मेरा बच्चा? यूनियन टेरिटरी बनाया गया। सर ये भी गलत है। ये गलत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद क्रमांक 3 आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि सरकार के पास वो पावर है कि वो कोई भी यूनियन टेरिटरी फॉर्म कर सकती है, एक स्टेट को काट के 2 स्टेट बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो कुछ भी यहाँ पे गलत हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। इतनी गई क्या कहानी दिमाग में? सर इसके आगे नहीं पढ़ाने लो, बहुत बड़ा आर्टिकल है। गया दिमाग में? इतना देख लो पहले जल्दी फास्ट, फिर हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं। चलो आ जाओ यार, ये सेव हो जाएगा क्या? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइस। हाँ जैसे हटना नहीं चाहिए। चलो नहीं हटेगा, गुड। आ जाओ। अब थोड़ा सा एक देख लेते हैं। हमने समझ लिया भाई, हमने समझ लिया। अब बस ऊपर ऊपर देखेंगे। आइए, मोर ऑन द न्यूज़। ऑन August 5, 2019 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgated an order Constitution application to Jammu and Kashmir Order 2019 which stated that provision of the Indian Constitution are applicable in the state. पहले था क्या? नहीं था। Parliament also enacted the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 which bifurcated the state into 2 union territory. आप अगर समझोगे, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, थोड़ा सा पीपीटी बिगड़ गई है, लेकिन इसके बाद की सभी सही है। 2 यूटी बन गई। क्या बन गई? 2 यूटीज, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। वेरी गुड। अरे गया दिमाग में? आर्टिकल 3 के तहत ये समझ जाना था कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 3। देन उसके बाद द पिटिशनर हैड चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस एक्शंस ऑफ द यूनियन। मैंने बताया था ना, कुछ प्लीड्स डाली गई कि ये गलत तरीके से हटाया गया है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। द जजमेंट, अब जजमेंट में क्या?
Upholding the presidential proclamation of August 2019, the Supreme Court held that Jammu and Kashmir did not retain any element of sovereignty after it acceded to India in 1947. हम सोवरियन कंट्री है हमारी, क्या है सोवरियन कंट्री, और वो जो लाया था ना वो एक टेम्परेरी बेसिस पे था जो कि अब हटा दिया गया है 1947। बाप रे, वो क्या नाम था उनका, गुलाब सिंह अच्छे कुछ तो भी नाम था ना, दिए थे उन्होंने। देन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 370 इज टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, क्योंकि उस टाइम हमारी स्थिति थोड़ी आड़ी टेढ़ी थी, ये याद रखना 370। और ज़्यादा डिबेट मत करना, चीज़ें हो चुकी है अभी। नेक्स्ट, गया के दिमाग में, इतना समझा, इतना बेसिक था ये। नेक्स्ट आइए, अभी देखो एक चीज़ समझाता हूँ आपको। हमारे पास बेटा इतना समय नहीं है कि हम हर आर्टिकल को 10 से 15 मिनट दें, क्योंकि राइट नाउ आपका कुछ ही समय में क्या है, प्रीलिम्स है। मैंने जो बेसिक सी चीज़ थी आपको बोर्ड में समझा दी, अब हम सिर्फ ऊपर ऊपर क्या करेंगे, रीड करेंगे, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें घूमती रहे। अंडरस्टैंडिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ओरिजिन एंड इम्पैक्ट। ओरिजिन और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ रिपोज, द सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू हियर चैलेंज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बहुत साल, मतलब 4 साल बाद, द कोर्ट डिसीजन will have practical ramifications on the extent of Jammu and Kashmir autonomy and the union power to alter it। अभी देखिए, पार्लियामेंट के पास ना बेटा पावर होती है। पार्लियामेंट चाहे तो 3 स्टेट बना देगा उतने ही पार्ट में, पार्लियामेंट चाहे तो नाम चेंज कर देगा, अल्टर द बाउंड्रीज, है ना। आर्टिकल 3 पढ़ना आप, जब ये सब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस सर सही बोल रहे, आर्टिकल 1, 2, 3। देन उसके बाद सिटीजनशिप के ऊपर भी हम लोग आते हैं, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, वो बात का टॉपिक है, क्योंकि अभी करंट अफेयर में उसके बारे में पूछा नहीं है तो उसके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जब भी पूछेगा आपके सामने उसकी पीपीटी स्लाइड्स रेडी आपको मिल जाएगी। आर्टिकल 370 ग्रांटेड टेम्पररी स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। टेम्पररी, फिर से लिखा हुआ, उस टाइम की बात है, टेम्पररी बोला था भाई, हमेशा के लिए लागू हो जाएगा ऐसा नहीं बोला था। फ्रॉम ऑगस्ट to 2023, 5 senior most judges of the top court, Chief Justice D.Y. Chandrachud ji, S.K. Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Bhushan Gavai sir and Surya Kant will hear a batch of petitions। अभी देखिए, लोग ना पिटिशंस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो बहुत सारी आने लग गई। तो ये लोग बैठे और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया। क्या किया, डिस्कशन किया। चैलेंजिंग द यूनियंस 2019। अब 2019 में किसकी सरकार थी भाई, किसकी सरकार है 2019 में, किसकी थी, मोदी जी की गवर्नमेंट थी ना, बीजेपी। तो उनके खिलाफ बहुत सारे पिटिशंस, ऑर्डर्स विच इफेक्टिवली एब्रोगेटेड दिस स्पेशल स्टेटस गिवन टू द स्टेट। आपको एक स्पीच याद होगी अपनी, इनकी क्या नाम है उनका, अमित शाह जी, जान दे देंगे इसके लिए। अरे देखे नहीं क्या तुमने, वो अमित शाह जी, अरे है कि नहीं भाई। अभी देखो, आप लोग अगर पार्लियामेंट के डिस्कशंस देखते होगे थोड़ा सा, लोकसभा वगैरह का, तो ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में आएगी कि नहीं भाई क्यों, क्या हुआ था। आर्टिकल 370 जब हटा रहे थे, जब बोला गया आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया है, तब कितना ज़्यादा बवाल हुआ था, पता नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था भाई देश में। चलिए आइए, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, The origin of Jammu and Kashmir unique status in 1947 following the Indian Pakistan partition। मैंने बताया था, जम्मू एंड कश्मीर a princely state at that time with a Muslim majority and a Hindu ruler। ये समझेंगे, ये समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम मेजॉरिटी में लोग हैं, मतलब ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने कश्मीर, JNK। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कौन है, मुस्लिम है, लेकिन यहाँ का राजा कौन है, हिंदू है। राजा कौन है, हिंदू है, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है भाई। एंड अ हिंदू रूलर दैट शेयर्ड अ लॉन्ग बॉर्डर विद द 2 कंट्रीज, पाकिस्तान इंडिया के बीच में फंसा हुआ है कश्मीर। आप देखोगे तो ऊपर से हमेशा डिस्प्यूट चलता है। विटनेस हाई टेंशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलता कश्मीर में रहे, इंडिया बोलता कश्मीर में रहे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, कश्मीर POK। अभी का आप अगर इनका मेमोरेंडम प्रोस्पेक्टस देखोगे, किसका, बीजेपी का, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम POK भी वापस लेके रह गए। अभी वो पॉलिटिकल एजेंडा है, अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने को यहाँ ध्यान देना है कन्वेंटिंग इट।
द ईस्ट वाइज रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह वॉज इन डिलेमा. क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा. ओ हरि सिंह ऐसा करे होगे उनने अपने रूम में, ओ मैं बचाओ मैं. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमले कर रहा था लगातार. किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर. ही नाइदर वांटेड टू जॉइन द न्यूली डेमोक्रेटिक इंडिया नॉर वाज ही इंक्लाइंड टू द साइड विद द मुस्लिम मेजोरिटेरियन पाकिस्तान. बोले ना इंडिया की तरफ से इंटरेस्ट है ना पाकिस्तान की तरफ से मुझे इंटरेस्ट है. लेकिन आगे ही वांटेड कश्मीर टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट. और जी दादा ये क्या चाह रहे हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट. ना मैं पाकिस्तान की तरफ से जा रहा हूँ ना मैं इंडिया की तरफ से जा रहा हूँ. लेकिन कुछ तो चीज़ें हुई होगी जिसकी वजह से इन्होंने बोला पागल हो जाऊंगा मैं, जल्दी ले लो. आगे आओ देखते हैं. इन अक्टूबर 24, 1947 सिंह अपील टू इंडिया फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट एंड अटैक फ्रॉम पाकिस्तान. आज़ादी के बाद से खुखार बन गए. किसके ऊपर हमला करने लगे? अपने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी लोग क्या करने लगे बेटा? हमला करने लगे. जैसा कि मैंने आपको अभी चंद मिनटों पहले बताया ना, मैं इधर जाता ना मैं उधर जाता, डिलेमा में फंस चुके थे. ओ अब क्या करेगा कोई भी इंसान? भैया मुझे बचा लो नहीं तो ये मुझे मार देंगे. होता है ना, देखो तुम यहाँ भी नहीं जा रहे, तुम वहाँ भी नहीं जा रहे. एक समय आ रहा जब सामने वाला तुमको मारने आ रहा, तो तुम तो सोचोगे ना कि यार ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो तो मेरे ऊपर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है. तो ये जो सिंह साहब थे वो आए हमारे इंडिया में प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट एंड अटैक फ्रॉम. बोले मेरी मदद करो, मेरे को बहुत धमकियाँ मिल रही है, मेरे को बोल रहे हैं कि मैं वॉर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. इन रिटर्न ही वुड सीड जम्मू एंड कश्मीर टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. बोले कश्मीर अकेले उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोग भी उनके साथ थे. बोले कश्मीर साइन करो, साइन. हर चीज़ पे साइन ली जाती थी ना उस टाइम भी, एक्विजिशन वाला. देन आगे आइए, द रिजल्ट वॉज द साइनिंग ऑफ दी, ये याद रखना मेरे भाई बहन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की है. अब यहाँ से कश्मीर किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है. लेकिन आज तक टेंशन चालू है कश्मीर और इंडिया के बीच में. कश्मीर और इंडिया कि इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज भी डिस्प्यूट है. किसको लेके? कश्मीर को लेके, है ना नेहा? चलो नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाय विच सिंह ऑन अक्टूबर 27, 1947 asserted जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया. हाउएवर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. आप कहीं भी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे नीचे लिखा हो म्यूचुअल फंड में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. वो टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे हम आगे. इंडिया वुड नॉट बी गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टेट. पूरा कंप्लीट कंट्रोल लेकिन नहीं मिलेगा. ठीक है ना भाई, हमारे पास तो आ गया. एज पर दिस इंस्ट्रूमेंट इंडियाज पार्लियामेंट कुड इनेक्ट लॉज ओनली ऑन 3 सब्जेक्ट मैटर. कौन से 3 सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो डिसीजन ले सकता है? तो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. बाकी सब चीज़ें कश्मीर के स्टेट के पास ही रहेगी. एवरीथिंग एल्स वॉज लेफ्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मतलब वो जो राजा थे वही डिसीजन बाकी चीज़ों के ऊपर लेने वाले थे. लेकिन ये तीन याद रखो, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये किसके पास रहने वाली थी? ये इंडिया के पार्लियामेंट के पास रहने वाली थी. आगे आइए. फर्दर द स्टेट वॉज नॉट बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज बीइंग ड्राफ्टेड एट दैट टाइम. इसी के लिए तो हुआ सब कुछ, इसी के लिए हुआ. आपने अगर देखा होगा बेटा, कश्मीर का अपना एक अलग झंडा, कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन. इसी के लिए तो मैंने नहीं बोला था कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेंगे, इंडिया ने जो बनाया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एंड टीम, बोले हम नहीं फॉलो करेंगे, हमारे स्टेट में नहीं होगा वो. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑल्सो स्टेटेड दैट इट कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अनलेस अ सप्लीमेंट टू द IOA अलाउड इट. हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं, यहाँ नहीं कर सकते. जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा है वही होगा भाई. आप करो आपके इधर जो करना है, बस कश्मीर में चीज़ें फॉलो नहीं होगी क्योंकि कश्मीर में आपको ये 3 ही राइट मिले हुए हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन.
इसी से रिलेटेड आप चेंजेस कर सकते हो, बाकी आपके पास अधिकार नहीं है। नेक्स्ट कंटेंट देख लेते हैं थोड़ा सा। The Constituent Assembly introduced Article 370 draft Article 306A to give effect to instrument of accession. This article is titled Temporary Provision Concerning the State of। भाई ये जब खुद लिख रहे हैं टेम्पररी सर, 1000 बार आपने बोल दिया टेम्पररी, फिर क्यों इतना राड़ा करने की ज़रूरत थी? वहाँ लिखा हुआ है ना टेम्पररी, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररी प्रोविजन। Its purpose was enable to Jammu and Kashmir a transition form of independent princely state and a democratic state of India। बाद में अगर आप धीरे धीरे देखोगे ना क्लास, तो धीरे धीरे कश्मीर हमारी तरफ आने लग गया, लेकिन हमेशा से डिस्प्यूट रहे वहाँ के लोगों के बीच और हमारे बीच। अब मुझे नहीं पता, मैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप अपना विचार बताइए कि क्या हो सकता है आगे। ये इन एसेंस दिस आर्टिकल डिड 3 थिंग्स। कौन सी 3 चीज़ें की? 2 मिनट, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अभी क्या हो गया ये? 2 मिनट रुकेंगे आप लोग। हाँ ऐसा कुछ तो भी है वो। ठीक है। दो मिनट क्लास। हाँ चलो। In essence, this article, these 3 things, it limited the power of the Indian Parliament to make laws for Jammu and limit power को लिमिट कर दी गया हमारे पार्लियामेंट की कि आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए एज सच टू द 3 सब्जेक्ट मेंशन आए हुए डिफेंस इसी से रिलेटेड बना सकते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया आ गया ये। It stated that except for Article 1, the Constitution of India did not apply to Jammu and Kashmir. Article 1 states that India is a union of state. लेकिन ये जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये सब पिक्चर इसी की है भाई, ये सब पिक्चर इसी की है। नेक्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन है ना। It stated that this article could only be amended by the president with the consent of the Constituent Assembly of the Jammu and Kashmir। कर दो भाई चेंज, प्रेसिडेंट और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली ही डिसाइड करेगी कि क्या होने वाला है। आगे Assembly would cease to exist once the state constitution came into being. The power to amend Article 370 was given only to the Constituent Assembly and not to its legislative assembly. Therefore, arguably this Constitution Assembly was meant to decide the fate of Article 370 and for all. ये ऐसा होने वाला नहीं था, सीधा साफ बता रहा हूँ। हम कितने दिन तक बैठेंगे? और आप मुझे एक बात बताइए, कश्मीर दिल से लगता है ना आपको कि अपना है? आप देने वाले हो क्या उसको, पाकिस्तान को? खैर आप तो यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट भी देने वाली है क्या? कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा, नो डाउट, कितने भी झगड़े हो, लेकिन वो हमारा था और हमारा ही रहने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर देख लेते, इसके बाद कुछ है क्या? अरे बाप रे बहुत सारा है, इतना समय नहीं है। चलिए ठीक है, जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं। आइए, अब एब्रोगेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। The abrogation process. The election manifesto of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) for the 2009, 2014 and 2019 general election affirmed its intention to abrogate Article 370। भैया इनके मेमोरेंडम में ही था, अभी भी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लाएंगे, है ना भाइयों? अरे है ना, आपने अगर एजेंडा देखा होगा, अब की बार 400 पार है ना, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है पॉलिटिक्स में। इनका मेन एजेंडा ही है भाई, कश्मीर लेना ही है। पीओ के चाहिए। अब कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको लगता है ला पाएंगे? नहीं लगता है, हो सकता है पूरा कश्मीर अपना, हो सकता है। मेरी बच्ची बोल रही है हो सकता है। अब आप लोग क्या बोल रहे हैं वो देखिए। गवर्नमेंट डिसॉल्व आर्टिकल 370 विद 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स CO272 एंड CO273 ऑन August 5 एंड August 6, 2019 की ये बात थी। हम भारत से अनुच्छेद क्रमांक 370, एक तो मोदी जी की ना एक आदत है, ये कब कौन सा बम फोड़ देंगे पता ही नहीं चलता। पहले वो उन्होंने GST लाया, नहीं पहले ये अपने नोटबंदी, फिर उसके बाद रात को 12 बजे पता नहीं इनको क्या भूत होता है, इनने वो कर दिया, GST ला दिए। फिर देन उसके बाद ये और कितने बम ऐसे मोदी जी फोड़ने वाले हैं, वी डोंट नो। मोदी जी कब क्या कर दे हम कुछ भी बता सकते नहीं है। बहुत ही जोरदार इंसान है हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक चीज़ तो है, ये बताते हुए मुझे खुशी होती है, देखिए आई एम ए न्यूट्रल पर्सन,
मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसकी प्रशंसा करूँगा, कोई बुरा कर रहा है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूँगा। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट ना इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एस जयशंकर सर। एस जयशंकर सर भी इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि भाई आज इंडिया एक मुकाम पर है। इंडिया को सभी जानते हैं अब, पहले ऐसा नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस राइट नाउ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कांग्रेस को ऐसा ऐसा बोल रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बहुत अच्छा हुआ है। नितिन जी गडकरी हमारे नागपुर से, ये नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से अच्छा काम करते हैं वो, मुझे पर्सनली उनका काम बहुत ही अच्छा लगता है। फिर बोल रहा हूँ आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, जो गलत है वो गलत है, एजुकेशन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, लेकिन जो चीज़ सही है भाई वो अच्छी हो रही है। आगे आइए। द फर्स्ट ऑर्डर इशूड ऑन अगस्त 5, पहला ऑर्डर 2019 अगस्त 5, अमेंडेड आर्टिकल 367 which dealt with the interpretation of the constitution. The order stated that phrase constituent assembly under article 370 shall be read as legislative assembly of the state at the time। यार एक ही आर्टिकल को इतना टाइम, जम्मू एंड कश्मीर वॉज अंडर, पढ़ लीजिए जल्दी फास्ट, अपने को 5-6 आर्टिकल डिस्कस करना है। जो मेजर था मैंने आपको पढ़ा दिया स्टार्टिंग में, जो बोर्ड पे अपन ने पढ़े ना बेटा वो मेजर था, एक बार रीड कर दे तो आपके लिए। Therefore, the legislative assembly of the state was the union parliament. In other words, the president could modify or abrogate article 370 at the request of the BJP। खत्म। पहले था क्या? पहले ऐसा नहीं था, सीधा साफ बोलोगे ना 370 प्रेसिडेंट से ही पूछ के, लेकिन अब प्रेसिडेंट भी किसकी सुनेंगे? ये है ना भाई, प्रेसिडेंट को भी इनकी सुनना पड़ता है। बोले चलो जल्दी फास्ट काम करो, बिल्कुल हटा सकते हैं। बोले 370। इमीडिएटली आफ्टर दिस ऑर्डर अ स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अब बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया। देन द नेक्स्ट डे ऑन अगस्त 6, 2023 द प्रेसिडेंट इशूड द सेकंड ऑर्डर व्हिच हेल्ड दैट आर्टिकल 370 सीज टू ऑपरेट एंड दैट जम्मू एंड कश्मीर वाज अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। फाइनली 370 हटने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गया। जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं उनको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। अब आप वहाँ जाके प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं, अपना व्यापार भी कर सकते हैं, सब चीज़ें अब जम्मू एंड कश्मीर में आप कर सकते हैं। सो ये था हमारा पहला आर्टिकल, देख लीजिए जल्दी फास्ट। हाँ एक चीज़ देख लेंगे आप लोग। Following the abrogation of Article 370 on August 9, 2019, Parliament passed the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. This act bifurcated the state. अब स्टेट बढ़ गए दो यूनियन टेरिटरीज में। पहले क्या थे? वो स्टेट थे और अब हो गए यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। द फॉर्मर हैड अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेटर डिड नॉट। गए दिमाग में, अभी इनके पास सब कुछ है, अपना खुद का सब कुछ है, ठीक है। आपको पता है अभी सोनम वांगचुक वो भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों बैठे थे वो प्रोटेस्ट में। सोनम वांगचुक पता है? के ऊपर कुछ बनी हो, फुनसुक वांगडू, हाँ तो थोड़ा सा पढ़ना उनके बारे में, करंट अफेयर ही है वो। ये सुप्रीम कोर्ट में जो जो चैलेंजेस वगैरह है। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फिर से एक और मेजर आर्टिकल, प्रिवेंटिव डिटेंशन। 2 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा बाकी ये समझ में आया क्या? ये जो पढ़ाया समझ में आया? तुम तो अब भी आए, जस्ट गया। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको समझ में आया कि इसके 370 जो देखे? आई होप आपको थोड़ा तो भी समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है। चलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी हम यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे। राम सर के लेक्चर्स लगे हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आइए। क्यों न्यूज़ में है? Recently, the Supreme Court said that preventive detention laws in India are a colonial legacy. Colonial legacy मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम, है ना? ब्रिटिशर्स करते थे। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाते वक्त एक चीज़ बताया था, शक की बिना पे किसी को बिना पूछे डायरेक्टली जेल में डाल देना, शक की बिना पे, ये ब्रिटिशर्स करते थे। आज कर सकते हो क्या भाई? एटलीस्ट द पर्सन शुड नो कि उसने क्या क्राइम किया है। भाई मुझे बता तो सही मैंने क्या किया, तुम उठा रहे और सीधा जेल में डाल दे रहे। फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं आप हमारे। राइट टू लाइफ होता है कि नहीं होता है? तो वो एक चीज़ है, देखते हैं।
with great potential to be abused and must be used only in the rarest of rare cases। भाई आपको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर करना है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन कर सकता है, कौन अंदर डालता है आपको? पुलिस डालती है अंदर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में करो बोलते सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हर किसी के ऊपर शक है, डालो इसको अंदर, पूछताछ। व्हाट इज दिस मैन, आप ऐसा कर सकते नहीं हो, क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास मौलिक अधिकार है कि हम जी सकते अच्छे से। नेक्स्ट, अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आज, आपको राइट टू साइलेंस भी है। राइट टू साइलेंस, शांत रहने का अधिकार। अगर आपको वो पूछ रहा है, नहीं देना मेरे को जवाब, क्यों दूँ मैं जवाब, मत दो, फंडामेंटल राइट है मेरा। क्या है वो? फंडामेंटल राइट है, नहीं दूंगी मैं जवाब। नेक्स्ट, व्हाट इज डिटेंशन? डिटेंशन इज द सिंपलेस्ट सेंस मीन्स टू कर्ब द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। आप घूम रहे हो, आपकी लिबर्टी को किसी को ख़त्म करना है, कुछ नहीं करेगा, पकड़ के सीधे जेल में डाल देगा, अच्छा लगेगा क्या? आप किसी की लिबर्टी को रोक रहे हैं ये करके, विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट इंडिविजुअल। मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या क्राइम किया, और आपने उठा के मेरे को सीधा जेल में भर दिया। प्रिवेंट। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। ये तो उसका बड़ा भाई, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, ये तो और डेंजर है। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ रहा है ये। What are constitutional provision related to the preventive detention? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करते हैं? आइए, आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 क्या बोलता है? दिस आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। पकड़ लिया तुमको किसी ने भी, डायरेक्ट बोलना सर छोड़ो जल्दी। क्या मजाक समझ रहे क्या? मेरे पास क्या है? अनुच्छेद क्रमांक 22 है, आप ऐसा कर सकते नहीं है। अब बेटा ज़्यादा होशियार मत बनना, गलती से अगर उनके पास वारंट रहा पट्ट से मारेंगे और लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो रहेगा आपका बेसिक वो है, सर वारंट बताइए, किस चीज़ के लिए आप मुझे अंदर डाल रहे हो वो तो बताओ। तो अनुच्छेद क्रमांक 22 आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको पता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है, नहीं किया तो पुलिस वालों के ऊपर तहकीकात हो सकती है। ठीक है, इफ़ अगर आपने थोड़ा सा ये अपना सेशन कोर्ट वगैरह गए होगे, कभी देखा होगा, तो जब आप जाते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट पूछते हैं क्या पुलिस वालों ने आपको मार सकते ना पुलिस वाले, है ना? मार सकते ना? नहीं मार सकते, पुलिस वाले आपको मार सकते नहीं है। लेकिन सॉरी, पुलिस वाले खुद ही समझा के भेज देते गाड़ी में। तूने अगर कुछ बोला मैजिस्ट्रेट के सामने, अगर तूने बोला कि हमने तेको मारे, तो बेटा तेको वापस इधर ही आना और मारेंगे। वो पुलिस वाले यार, कुछ चीज़ें ना हमारे देश में बहुत अलग है। और वो बेचारा वहाँ जाके अगर पूछता है ना, मारे बेटा तुझे? नहीं सर नहीं मारे। वो देख, नहीं मारे सर, नहीं मारे। व्हाट इज़ दिस? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ध्यान में रखो, पुलिस वाला मार सकता नहीं है। जो भी मेरे पुलिस वाले भाई लोग मुझे देख रहे होंगे, सॉरी टू से, लेकिन मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 22(1) क्या कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेज एन अरेस्टेड पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट। आपको अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो आपके पास अधिकार है कंसल्ट करने का, अपने वकील को बुलाने का। सर थोड़ा टाइम दो, मैं बुला लेता हूँ। आपने ये सुनोगे ना, एंटिसिपेटरी बेल, देन उसके बाद बेल के भी कई सारे प्रकार होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। वो अपना खुद का वकील चुन सकता है, भैया मेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा। होता है ना ऐसा। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? याद करना है कोई भी हालत में, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन मर्डर कर दिया, वारंट ढूंढेंगे क्या? रेप कर दिया, वारंट ढूंढेंगे क्या? सीधा उठा के तेरे को अंदर करेंगे वो पॉक्सो के अंदर, POCSO, पॉक्सो। क्या है इसका फुल फॉर्म? यू आर UPSC एस्पायरेंट, यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस। व्हाट शुड बी द फुल फॉर्म? पॉक्सो क्या है वो? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। इसके तहत भी आपको पहले उठाया जाता है। उठाया जाता मतलब कुछ नहीं, पकड़े और सीधा पूछताछ के लिए अंदर, है ना? तो ये आर्टिकल 22(1) बोलता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अरेस्ट पर्सन के पास क्या है? अधिकार है कि भाई वो अपना वकील बुला के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इट अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक। अभी ये कब होता है तुमको बताता हूँ। देखो,
प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बहुत कम जगह होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने बोला है कि ये सही है। कुछ कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति, कितने हार्ड हिंदी शब्द यूज़ कर रहे हैं सर। आपराधिक प्रवृत्ति मतलब क्रिमिनल माइंड वाले लोग, थोड़े से डेंजरस लोग, वो तुम समझ जाना उसको देखते से कि ये कुछ करेगा और वो करता है। मेरे भी लाइफ में है कुछ 2-3, मैं उनको देख लिया, गुस्से में आ रहा है, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा और करता है। तो ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है कि भैया उनके करने के पहले आप उनको पकड़ लो। होली में कि ये दारू पी के तमाशे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू किया, अंदर करो, अंदर लेके गए, एक दिन या 2 दिन रखे और वापस भेज दो, भैया वापस जाओ। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि किसी के ऊपर शक है और उसने वो चीज़ किया है, इसलिए कई सारे लोगों ने बोला कि नहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन सही है, लेकिन इससे बचने के लिए आपके पास अनुच्छेद क्रमांक 22 और 22(1) है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 22(4) स्टेट्स दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शॉल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 महीने से ज़्यादा तुम अंदर, और 3 महीने अगर रख कुछ है किया ही नहीं, क्या फिर क्या 3 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता क्या भाई? किसी को शक की बिना पे अंदर कर लो, 3 महीने तक अंदर रखना, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा आप अंदर रख सकते नहीं है। देन an advisory board reports sufficient cause for the extended distinction. Such a person is detained in accordance with the provision of any law made by the parliament. अब ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। अभी हमारे केजरीवाल जी, भाई उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लगा, उनके ऊपर कुछ केस से रिलेटेड उनके ऊपर जांच हो रही है। हमारे इंडिया का एक सिस्टम पता है कि क्लास आपको कैसे, आपको बताता हूँ। देखो, इफ़ एक XYZ बंदे का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो पॉक्सो के तहत उसको अंदर डाल दिया पुलिस वालों ने, बोले वो लड़की ने कंप्लेंट की, उन्हें छेड़छाड़ किया, ये सब। अब जितना टाइम बेटा इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो बेचारे को जेल में रहना पड़ता, ये गलत है। लेकिन अब सिस्टम चेंज कर सकते हो, सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मेरी एक पहचान वाले हैं, उनके साथ हुआ ही, बोले यार यश मेरे तो 2 महीने सड़ गए ना, अभी तो वो बाइज्जत बरी हो गया, अभी तो बाइज्जत क्या हो गया, बरी हो गया, बरी मतलब छूट गया, लेकिन उसके जो बेचारे के 2 महीने गए, कोर्ट वापस ला के देने वाला है, कोर्ट लाएगा वापस उसके 2 महीने। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, थोड़ा रैपिड होना चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट, द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 हैज़ रिड्यूस्ड द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजर, नहीं लिया, फ्रॉम 3 to, वाह बहुत बढ़िया, शक की बिना पे तुम 2 महीने भी रख लो अंदर, जाओ, बढ़िया है। हाउएवर दिस प्रोविजन हैज नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स, हैंस द ओरिजिनल, सॉरी फालतू में ताली बजा दिया मैंने, 3 महीने ही है, बाद में उसमें कुछ हुआ नहीं, अभी भी कितना है बोलते 3 महीने ही, खुश हो गया था मैं। हाउएवर दिस प्रोविजन नॉट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स, अभी तक के फोर्स में आया, बढ़िया है भाई। इससे एक अच्छे कैंडिडेट का नुकसान होता है, अच्छे कैंडिडेट का क्या होता है, एक नुकसान होता है। नेक्स्ट यार ऊपर पड़ गया बेटा, अंडर एंट्री 9 ऑफ लिस्ट 1 द यूनियन लिस्ट अच्छा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट होती है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी जब आगे बढ़ोगे थोड़ा सा और लक्ष्मीकांत में, तो 3 चीज़ें वहाँ पे लिखी होगी, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, और दोनों को मिला के कॉन्करेंट, आधा रखते हैं ना यूनियन और स्टेट, तो वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब मैं भी अगर इस जगह होगा तो मैं ये करूँगा, अगर मेरे देश की बात है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी ये कुछ कर सकता है, तो मैं उसको उठा के भाई पूछताछ के लिए तो लेके जाऊँगा। इफ़ अगर आप IAS बन गए, IPS, ज़्यादातर तो IPS से डील करते हैं, आप बन गए, तो लग रहा है कि ये कसाब जैसी कोई तो भी हरकत कर सकता है, उठा सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि मेरे देश से रिलेटेड है। क्या है, मेरे देश को खतरा है, अगर वो कुछ करता है तो कर सकते हैं भाई पूछताछ। नेक्स्ट, अंडर एंट्री 3 ऑफ द लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, अब भी बताया मैंने, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू इनेक्ट सच लॉज फॉर द रीजन रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड अब कुछ जगह क्या होता है ना क्लास, लोग भड़काऊ चीज़ें बोल देते, उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर क्या हो जाता, ख़राब हो जाता, दंगे हो जाते, क्या मजाक समझ रहे हो तुम,
ये जो इंसान पर्सनैलिटी जो है आप लोगों की, आपने अगर गलती से भी कम्युनल कुछ कर दिया ना, कुछ स्टेटमेंट बोल दी, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ हो, मर्डर्स हो जाते लोगों, क्या समझ रहे तुम? उसके लिए भी मैं फिर उस बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ये स्टेट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलके लॉज बना सकती है और सब चीज़ें कर सकती है। रीज़न रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर ही सब कुछ है। अगर पब्लिक ऑर्डर ही बिगड़ गया, आप एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है, आपके हाथ में दोनों चीज़ें है, आपको डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन भी करना है और पब्लिक ऑर्डर जो अपने ये कानूनी जो होती है चीज़ें वो भी आपके अंडर ही होती है, आईएएस है ना। आप समझिए कि आप आईएएस ही है, आपके पास सब चीज़ है बेटा, आपको सब मेंटेन करना है। नेक्स्ट लीगल प्रोविजन क्या है? द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 टॉक्स अबाउट द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन से ग्राउंड्स पे इनको डिटेन किया? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट डिटेन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 151 ऑफ द क्रिमिनल सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज पुलिस एक्शन टेकन ऑन ग्राउंड ऑफ, मुझे कुछ तो गड़बड़ है दया, सीआईडी, अरे सीआईडी ने भी किया है काम। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन पुलिस एक्शन ही होता है ना, क्योंकि आखिरी में कौन जाने वाला है डिटेन करने? आप जाओगे, मैं जाऊँगा, कौन जाएगी? पुलिस जाएगी। दैट सम रॉन्ग एक्शन में बी डन बाय द पर्सन लग रहा है मेरे को ये गलत पड़ेगा, इसको अंदर करो, होता है ना ऐसा, ये गलत गाना गाने वाला है, इसको अंदर करो, भगा दो पहले, गाने मत दो, तो वो एक चीज़ है। नेक्स्ट, अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, कोई ऑर्डर की ज़रूरत, डायरेक्ट, एंड एनी वारंट इफ ही गेट्स एनी इंफॉर्मेशन दैट सच एन इंडिविजुअल कैन कमिट एन ऑफेंस। सर वो ना कुछ तो भी करने वाला है, आप कुछ कीजिए। क्या करेगा पुलिस वाला? जाएगा, उठाएगा, शक की बिना पे। कौन सी बिना पे? शक की बिना पे। इट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन, इसमें कुछ पुख्ता सबूत आपके हाथ में नहीं है, ये बस है आप प्रिकॉशन ले रहे। क्या ले रहे? प्रिकॉशन। बच्चा जब सोता है झूले में तो नीचे में गद्दा डाल के रखते हैं एज अ प्रिकॉशन, अगर वो गिर गया तो उसे लगनी नहीं चाहिए, वैसी सेम टू सेम प्रिकॉशन ले रहे हैं। अगर गोलियां चला दिया, लोग मर गए, तो प्रिकॉशनरी मेजर है बेस्ड ऑन सस। मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये कर सकता है। नेक्स्ट, दूसरा आर्टिकल भी खत्म, देख लीजिए जल्दी। गया ये गया पक्का 100%, 100 कि 90? 100, चलो वेरी गुड। मुझे ना ऐसा पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता, वो MCQ वगैरह तो अपना चल रहा था, लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर करने को नहीं मिलती, ऐसी चीज़ें पढ़ाने में मज़ा आती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा। चलो पहले कहानी सुनेंगे, इसकी भी कहानी ज़रूरी है। अच्छा, केशवानंद भारती केस का नाम सुना है? गोलकनाथ सुना है? चलो वेरी गुड, देन आपको फिर आ जाएगा। फिर आपने अगर ये नाम सुना है तो आपने शंकरी प्रसाद केस का भी नाम सुना होगा, गोपालन केस का भी नाम सुना होगा, सुना है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन। आइए ऐसे ही समझा देता, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? सब चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। सर वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मुझे भी नहीं पता, वो समय समय पे बदलता रहता है। इंडिया जब आज़ाद हुआ ना बेटा, हमारा महान भारत, मेरा प्यारा भारत जब आज़ाद हुआ तो लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी ना भाई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हमारे देश में, गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक लिमिटेड ही ज़मीन ले सकते हो, आप बहुत सारी ज़मीन परचेज कर सकते नहीं हो। हम गरीब देश हुआ करते थे पहले, 1940, आई एम टॉकिंग अबाउट 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है? आई एम ऑडिबल? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप ये रीड कीजिए।
चलो आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? भारत देश थोड़ा सा गरीब था, ठीक है। अभी भारत देश के पास, जो भारत देश के लोग हैं उनके पास बेटा प्रॉपर्टीज हुआ करती नहीं थी। उनके पास क्या नहीं हुआ करती थी? प्रॉपर्टीज। अच्छे से समझते हैं ना? हो जाएगा। चलिए आइए, अभी 1947 में हम क्या हुए? आज़ाद हुए। लोगों के पास प्रॉपर्टीज नहीं थी। देखो मेरा ना हमेशा से एक ही उद्देश्य रहता है, स्टार्टिंग में ही ऐसा पढ़ा दो कि बच्चे को सब चीज़ें दिमाग में क्लिक होने लग जाए। तो वही थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। मेरा मोडस ऑपरेंडी है, वो प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो वो तो खरीद सकते थे ना। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद या ज़मीन ले नहीं सकते। अब एट दैट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वॉज द फंडामेंटल राइट। जो ये है ना राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? एक फंडामेंटल राइट था। क्या था बेटा? फंडामेंटल राइट। अब जैसी गवर्नमेंट ने बोला कि आप नहीं खरीद सकते, एक लिमिट से ज्यादा, लोग खड़े हो गए, बोले हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। बीच 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 हु ब्रीच तोड़ रहे हैं आप, हमारा फंडामेंटल राइट ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। इतनी कहानी गई क्या? इतनी कहानी समझ लो। 1947 में देश आज़ाद हुआ। गवर्नमेंट ने बोला कि देश के लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो भी लोग हैं वो एक लिमिट में प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ज़्यादा प्रॉपर्टी एक लिमिट के बाहर आप नहीं खरीद सकते। लोगों ने बोला राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है सर, क्यों नहीं खरीद सकते फिर हम? आप हमारे फंडामेंटल राइट को तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इतनी कहानी ख़त्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कहाँ गया वो? क्या मजाक मस्ती हो रही है यहाँ? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड क्लास। हाँ, थोड़ा सा इसको दौरे छूटते हैं शायद हमारे बोर्ड को। क्या हो जाता बेटा तुझे? अरे चलो ठीक है, यहीं से पढ़ लेते, अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास। यही समझा दूँ क्या? यही समझ लेते हैं क्या फिर वो ज़बरदस्ती में? यार गाइज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं सही कर दे रहा हूँ, फिर चालू करते हैं। चलो सॉरी। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, 3 केसेस ऐसे हुए जिससे ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को आप ख़त्म, मतलब चेंज कर सकते। क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वो 3 कौन से केस थे? पहला था A.K. गोपालन केस, देन उसके बाद शंकरी प्रसाद, देन उसके बाद एक केस था हमारा सज्जन सिंह केस।
अच्छा वो कहानी समझी थी ना, वो जो समझाया था मैंने। अब ये जो 3 केस थे इसमें क्या लिखा गया था, तो ये 3 केस में लिखा गया था पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट्स, कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। ध्यान में रखना बहुत अच्छे से, ये 3 केस, AK गोपालन केस, शंकरी प्रसाद केस और शंकर सिंह केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। पहली चीज़, अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा चीज़ें को घुमाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चीज़ों को घुमाया और कहा कि भैया ये जो पार्लियामेंट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ इतना समझ में आया। नेक्स्ट एक और केस हुआ, ये 3 केस तो हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट केस हुआ उसका नाम था गोपालन केस। क्या नाम था? गोपालन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये लोगों के पास बहुत थोड़े से ही है, तो आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। अब इस केस से क्या हुआ ना, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब चेंज नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। ये थोड़ा जाने दो, इसको उसको जाने दो। सबसे ज़्यादा कौन चिढ़ेगा इससे, क्या लगता है आपको? किसको सबसे ज़्यादा चिढ़ाई होगी? क्या लगता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को, यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। पहले 3 केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि यू कैन अमेंड, लेकिन गोपालन केस में बोला यू कैन नॉट अमेंड। किसको फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, वो सबके लिए कानून वानून बनाती है, लेकिन इधर नहीं बना पाएगी तो उनको गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये थी बेटा आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी थी ये? आम जिंदगी। देन मेंटोस जिंदगी। अब एक केस जो बताने जा रहा हूँ वो केस है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है, क्या नाम है? केशवानंद भारती केस। ये केस हुआ, ठीक है, केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट बोला यार बहुत टसल चल रहा है, कौन से 2 लोगों के बीच में? अब टसल किसके बीच में हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, ये दोनों के बीच में बहुत ही टसल चल रहा था। ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। सुप्रीम कोर्ट मौका ही ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था सुप्रीम कोर्ट? मौका। मौका, ये मिला मौका। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कर दे अमेंड, तू पूरा अमेंड कर दे। किसको बोला? जा कर, जा जो करना है कर ले, पूरा पार्लियामेंट अमेंड करता, कर ले, दे दिया मैंने तेरे को राइट, लेकिन कर ले अमेंड, तू बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकता। कितना शाइना बोलना ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर आप अमेंड नहीं कर सकते। नॉक नॉक, कौन है? पार्लियामेंट। सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो मेरे को नहीं पता। किसने बोला ये? किसने बोला ये? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट ने बोला? अभी देखो, नॉक नॉक, कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसके पास गया? सुप्रीम कोर्ट के पास। और क्या पूछा? सर व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? सुप्रीम कोर्ट सेड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। समय समय पे बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें आती है। एक गाना याद आ गया मुझे, थोड़ी लैंग्वेज उसकी अलग है, सॉरी टू से। वो एक गाना, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। बाप कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज हमारे इंडिया में जुडिशरी की अपनी एक अलग से पावर है। आई डोंट केयर लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, लेकिन जुडिशरी की पावर बेटा अलग है, वो सबसे अलग करके रखी गई है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट।
गया कितने दिमाग में गया आपके जो पढ़ाया? बेसिक बेसिक था ये। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस 1973 आया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को हटा नहीं सकते, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बताया नहीं गया। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या गया आपके दिमाग में गया वो जो बेसिक बेसिक पढ़ा है। आइए, मतलब देखो, पहले बोला कि सब अमेंड कर सकते, वो 3 केस शंकरी प्रसाद, कौन से थे? ऐसा कुछ तो भी था, एक गोपालन, शंकरी प्रसाद केस और वो केस, उसमें बोला कर सकते। फिर एक केस आया गोपालन केस ना, उसमें बोला कि यार थोड़े से तो फंडामेंटल राइट दिए गए, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। फिर एक केस आया डेट इज केशवानंद भारती केस, उसमें बोला गया कर दे अमेंड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आपको हटाना नहीं है। चलो वेरी गुड, गया आपके दिमाग में। आइए, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर by the Indian judiciary on 24th April 1973 in the Keshwananda Bharati case to put a limitation on the amending power of the parliament so that the basic structure of the constitution cannot be amended in the exercise of its constituent power under article 368 of the Indian constitution। पार्लियामेंट को ये पावर होती है कि वो अमेंड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर दो ना, स्ट्रक्चर अमेंड नहीं करोगे। It is a judicial creation whereby certain features of the Constitution of India are beyond the limits of amending powers of Parliament of the Constitution। The word basic structure is not mentioned in the Constitution में कहीं नहीं दिखेगा, basic structure word कहीं भी नहीं है, but was recognized for the first time in the केशवानंद भारती case of, लेकिन first time ये basic structure का जो concept है वो हमें केशवानंद भारती केस में देखने को मिला। Next, what is the genesis of the doctrine of basic structure? The Supreme Court, since independence, has time and again reformed and revised the stance of the parliament power to the amend constitution। एक मैडम थी हमारे देश में जिनका नाम था इंदिरा गांधी जी, इतने सारे अमेंडमेंट लाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पार्लियामेंट के पास आपने पूरी पावर दे दी, जुडिशरी भी वही है, देश सही रहेगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगी? क्या लगता है? आ जाएगी, तानाशाही आ सकती है इजीली। अगर आप जुडिशरी को भी कुछ नहीं समझ रहे, देन देश बेटा डेंजर में है। क्या है? डेंजर में है। नेक्स्ट, द इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम इशू ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी से ही हुआ। ये जो भी खेल हुआ ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ये राइट टू प्रॉपर्टी के ही वजह से आया। एंड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बता रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट under article 368 has the power to amend any part of the constitution। article 368 बोलता है कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो इंक्लूडिंग मौलिक अधिकार, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। कौन सा केस? शंकरी प्रसाद केस। नेक्स्ट, सज्जन सिंह versus state of Rajasthan, the Supreme Court agreed with the judgment in the Shankari Prasad case 1951 and वही है that parliament could amend any part of the constitution। However, the concurring opinion by Justice Hidayatullah and Justice Mudolkar raised doubts over the unrestricted power of the parliament। ये दोनों ने सवाल उठाया कि नहीं, पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा तुम पावर दे दे रहे, छोटे से बच्चे को गन दोगे क्या, जिसको चालानी नहीं आती, वही है वैसे वाला काम है। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। पार्लियामेंट राइट टू लाइफ भी छीन लेगा भाई, कोर्ट मार्शल लगा देगा वो, तो राइट टू लाइफ भी गया तुम्हारा, जाओ अभी दो और सब चीज़ें सरकार को। नेक्स्ट, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था उसके बाद। इन द गोलकनाथ केस द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न शंकरी प्रसाद केस जजमेंट एंड रूल दैट आर्टिकल 368 ओनली लेज डाउन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डज नॉट गिव एब्सोल्यूट पावर टू पार्लियामेंट। सभी पावर पार्लियामेंट को नहीं देते टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्यूट पावर अगर पार्लियामेंट को मिल गई मतलब सभी चीज़, एग्जीक्यूटिव भी तुम, लेजिस्लेटिव भी तुम, लेजिस्लेटिव तो हो ही, साथ ही साथ जुडिशरी भी तुम। रेस्ट्रिक्ट करो, रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन वाला वो गोपालन केस था, कौन सा केस था वो? यही था ना, गोलकनाथ कौन सा था? गोपालन था शायद से। न, लास्ट वाला कौन सा था? गोलकनाथ केस था कि गोलकनाथ ही था ना कि आपको थोड़ा सा पावर यार फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास बहुत कम है,
आप प्लीज़ ऐसा मत करो, आप अमेंड नहीं कर सकते हो। गोलकनाथ इधर, उसके बाद केशवानंद भारती है। नेक्स्ट 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। मुझे पता है गाइज मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, सर का लेक्चर लगा हुआ है। टू सरपास द गोलकनाथ जजमेंट कॉन्स्टेंट द गवर्नमेंट इनेक्टेड द, सरपास करने के लिए एक 24 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, संशोधन लाया गया कानून, which introduced a provision to Article 368 of the Constitution, which stated that the Parliament has the power to take away of the fundamental rights. It also made it obligatory for the President to give his assent on all the constitutional. अभी आपको पता है जो भी बिल जाता है ना, सबसे पहले किसके पास जाता है साइन होने के लिए? प्रेसिडेंट के पास जाता है। एक चीज़ याद रखना, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, विदाउट कंसेंट आपका वो लॉ पास होने वाला नहीं है, कानून बनने वाला नहीं है, प्रेसिडेंट नेसेसरी है। नेक्स्ट, हाँ अब भी जस्ट पढ़ा नहीं है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस upheld the validity of the 24th validity amendment act by reviving its decision in the Golaknath case. However, the Supreme Court held that the Parliament has the power to amend any provision to the Constitution, but in doing so, the basic structure of the Constitution should be maintained. सब अमेंड कर दो भाई, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते, बस यही है। वाई इन न्यूज़, यही नहीं न्यूज़ है वो। 50 साल शायद से पूरे हो गए, 50-55 कुछ तो भी साल पूरे हो गए इस केस को। बाकी और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी पढ़ने लायक बेटा नहीं है। रिवाइज कीजिए। चलो, thus the landmark judgment meant that every provision of the Constitution could be amended, but this amendment can be subjected to judicial review to ascertain the basic structure of the Constitution remains intact. लेकिन basic structure आपको बताया गया नहीं है। Next, what is the significance of the basic structure doctrine? आइए थोड़ा सा देख लेते, ऊपर देख लेते, पढ़ाना ज़रूरी है। Promotes constitutional ideas. Basic structure seeks to preserve constitutional principles and basic ideals envisioned by the founding fathers. अभी बेटा जो हमारे पार्लियामेंट, जो हमारा ये थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उनके कुछ तो इज्जत रखनी चाहिए ना, उन्होंने इतनी मेहनत किया। तो ये वही बताते कि बेसिक स्ट्रक्चर भाई आप चेंज मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेहनत लगी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा। मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर के वजह से अपने भारत के संविधान की एक सुप्रीमेसी बनी रहेगी। आए दिन पार्लियामेंट कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो काय में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर आपको चेंज करना नहीं है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन्स आवर डेमोक्रेसी बाय डिक्लिनेटिंग अ ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर वेयर द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। सीधा साफ बता दिया गया, होगा तो लेजिस्लेटिव, होगा तो एग्जीक्यूटिव, लेकिन जुडिशरी अलग है। जुडिशरी क्या है, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी की पूरी अलग है, पूरी अलग है, जुडिशरी पूरी अलग है, वो उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ये जो मैजिस्ट्रेट वगैरह होता है, जस्टिस, चीफ जस्टिस, इनकी सोशल लाइफ बहुत कम रहती है। आपने देखा कोई चीफ जस्टिस घूम रहा है? आप वॉकर स्ट्रीट गए हो कभी? वॉकर स्ट्रीट गए हो, नेहा गए हो, किसी जज का घर देखा है सिविल लाइन्स में? ऐसा लिखा रहता बाहर जस्टिस बंगलो, जस्टिस बंगलो लिखा रहता। बंगलो के बाहर घूम रहे मैजिस्ट्रेट, ओह चीफ जस्टिस बंगलो के बाहर। अभी जो है हमारे, क्या नाम है उनका, सीजेआई, क्या नाम है? डीवाई चंद्रचूड़ जी नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ है क्या? सीजेआई वही है क्या? मुझे पता नहीं। वो तुमको बाहर घूमते हुए दिख रहे क्या ऐसी कभी भी कहीं भी? अभी आए थे रिसेंटली, जैसे कि मैं जब पढ़ रहा जस्टिस ये थे अपने जस्टिस बोबड़े, जस्टिस बोबड़े थे उस, तो ऐसे ही घूमते ना बेटा ये। अबे जल जान दे, चीफ जस्टिस जाने दो। हमारे नागपुर के जजेस देख लो, हमारे अमरावती में सॉरी, ये जितने भी है हाई कोर्ट्स हुए या हाई कोर्ट सेशन कोर्ट, ऐसे ही घूमते रहते क्या? उनकी सोशल लाइफ बहुत कम होती है जजेस की। क्यों? क्योंकि आपको पता है जजेस को भी खरीदा हमारे देश में जा सकता कि मेरे अगेंस्ट में मत बोलना, लगते तो 2 करोड़ ले लो, ज़्यादा की बात मत करो, ऐसा हो सकता है। इसलिए उनकी सोशल लाइफ बड़ी ही कम होती है। देन protest fundamental rights. Basic structure protects the fundamental rights of the citizens against arbitrariness and authoritarianism of the legislature. Authoritarianism,
जो अथॉरिटी बोलेगी वो करना पड़ेगा। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग पुंग, क्या नाम है उसका, किंग जोंग, जो भी है, अथॉरिटेरियनिज्म, जो जीजा जी बोलेगे वो मैं करूँगा, ऐसा वाला काम। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमको ये भी हेल्प करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने नहीं जाते हैं भाई। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये हमारा जीता जागता एक डॉक्यूमेंट है। बीइंग डायनेमिक इन अ नेचर एंड प्रोग्रेसिव एंड ओपन टू चेंजेस इन टाइम। अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर जी एंड टीम को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करना रहे तो पहले ही नहीं करते थे ना भाई। उन्होंने डायनामिज्म को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि भाई आज 1947 में हम लोग ये बना रहे हैं, हमारा देश 1947 में ही रुक के थोड़ी रहने वाला है, आगे कई सारे चेंजेस और हो गए। तो यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ज़रूरी है। टाइम टाइम पे अमेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ अमेंडमेंट अच्छे भी हुए भाई, कुछ कुछ क्या बहुत सारे अच्छे हुए अमेंडमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने ही अमेंडमेंट लाई है। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, अभी तक के देश चला, 2013 के पहले तक के भी चल रहा था देश। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते। वो लोगों ने भी काम किया है, अब मैं उसमें नहीं जाता हूँ ज़्यादा। बीजेपी ने सब काम कर, सब सरकार अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले हैं। आप ना चाहते हुए भी आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट के ही अंडर क्या कर रहे हैं। आप कभी भी देखना है गवर्नमेंट सर्वेंट ना सरकार के खिलाफ में बहुत कम बोलेगा, बहुत कम बोलेगा, क्योंकि उसको उसकी जॉब प्यारी है। आप किसके अंडर काम कर रहे हो, उसी गवर्नमेंट के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी उनकी चीज़ें माननी पड़ेगी। नेक्स्ट, हेट स्पीच। हेट स्पीच सॉरी, आइए हेट स्पीच देखते हैं थोड़ा सा। अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी कोई टेंशन नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पड़ेगी इसका। वाई इन न्यूज़, 2 judges bench of the Supreme Court observed that defining hate speech is complex, but the real problem is tackling hate speech lies in the implementation and execution of law and judicial pronouncement। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सारी बॉडीज़ को साथ में आना पड़ेगा और हेट स्पीच से आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हेट स्पीच की वजह से कितने सारे कम्युनल वायलेंस, कितने सारे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। और अभी तो ज़्यादा इलेक्शन चालू है, तो उसकी वजह से बेधड़क पॉलिटिशियन कुछ भी बोल सकते हैं। हेट स्पीच, अबाउट हेट स्पीच, हेट स्पीच कवर्स मैनी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विच एडवोकेट, इंसाइट, प्रमोट और जस्टिफाई हेट्रेड, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्सन और स्पीच। क्या है, क्या है हेट स्पीच, बताइए क्या हो सकता है हेट स्पीच? यस, आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से बोलो। हाँ, किसी के धर्म को लेकर, कस्टम को लेकर अगर बोल दिया, वेरी गुड, उसे हेट स्पीच बोला जा सकता है। यस नेहा, एक्सप्रेशन, यस, उसे हेट स्पीच के अंडर हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर वो चीज़ कर रहे हो तो सिर्फ सामने बैठे जो लोग हैं उन पे असर नहीं होगा, उसके अलावा भी लोगों पे असर होगा। अगर मैं आज किसी कम्युनिटी को यहाँ से कुछ गलत शब्द, अपशब्द बोल देता हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए लोगों को दुख नहीं होगा, बाहर जो ये वीडियो जाएगी उससे भी लोगों में हेट्रेड फैलेगा और कम्युनल वायलेंस हो सकते हैं। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कम्युनल वायलेंस होता है, मारा पीटी होगी, तलवारें निकलेगी, बंदूकें निकलेगी, जिनकी गलती नहीं थी वो भी मारे जाएंगे और आप एक क्रिमिनल कहलाओगे। क्योंकि शुरुआत किसने किया भाई? तूने किया, वो गलत सेंटेंस बोल के, है ना। इट पोजेस ग्रेव डेंजर्स फॉर द कोहेजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक बहुत डेंजर चीज है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड द रूल ऑफ लॉ। इफ लेफ्ट अनड्रेस्ड इट कैन हेड द एक्ट ऑफ वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट ऑन अ वाइडर स्केल। वाइडर स्केल का कन्फ्लिक्ट देखे हो कभी आपने? गोधरा में हुआ था गुजरात, देन बंगाल में हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच। सबसे डेंजरस चीज़, अगर आपको लाइफ में आप बन गए कुछ, आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हो, सबसे डेंजरस चीज़ मैंने उस दिन भी बताया था, ये होती है। इसमें लोग नहीं सुनते किसी ऑफिसर की। कमिश्नर खड़ा है तुम्हारे सामने, कुछ कैसे बोला उनने, मैं तो मारूंगा। तो ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है जब आप संभाल सकते नहीं है, क्योंकि
आप मुश्किल से हो 50-60 अपनी फोर्स के साथ, और भीड़ रहती लाख 1.5 लाख 2 लाख की भीड़, सबके हाथ में हथियार तलवार गोटे पत्थर, किस किस से लड़ेगे भाई? चुपचाप गाड़ी निकाल के टू 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 भागना पड़ेगा, या तो अपने आप को शहीद मान ले या तो भाग जा, क्योंकि आप पब्लिक से बच सकते नहीं है। बहुत जो चीज़ें होगी बाद में होगी, रूल लॉ सब बाद में लगेंगे, लेकिन उस टाइम तो वो इंसान मर गया ना, क्या तब क्या? पुलिस बाद में आती है बोलते हैं हमेशा, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता रहता कि कहाँ कब कौन सा क्राइम होने वाला है। नेक्स्ट, इन दिस सेंस हेट स्पीच इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस which contribute to hate crime. Next, हमारे कानून में भैया डिफाइन किया गया नहीं है हमारे भारत देश में। However, legal provision in certain legislation prohibit select form of speech as an exception to freedom of speech. Indian Penal Code IPC अभी क्या है? अभी IPC है क्या? अभी BNS है क्या है? BNS भारतीय न्याय संहिता। Next, however, Indian Penal Code under section 153A of IPC promotion of enmity between different group on ground of religion, ये समझेंगे religion, ये रिलीजन का है तो वो रिलीजन का है, रेस तो ये रेस का है, प्लेस ऑफ बर्थ अबे तू तो वहीं पैदा हुआ, रेसिडेंस अबे क्या कहाँ रहता तू, तेरी लैंग्वेज ऐसी वैसी एक्सेट्रा, एंड डूइंग एक्ट प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी इज एन ऑफेंस। ऑफेंस क्या है? ये एक क्राइम है, और तुझे कितने साल की जेल हो सकती है बेटा? उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर लोगों ने मर्डर्स कर दिया एक दूसरे का, हाफ मर्डर कर दिया किसी का, किसी के ऊपर एसिड डाल दिया, तेरी वजह से हुआ ना। नेक्स्ट, सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी मेक इट एन ऑफेंस ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट कंडक्टिंग द पब्लिक। अभी ये बीएनएस के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, कि बीएनएस पढ़ने के अपन अभी तो थोड़ा सा एक बार देख लिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ ही कन्विक्टेड ओ अमाउंटिंग, कुछ नहीं, इलेक्शन में खड़े बहनों भाइयों तू ऐसा ही है। अब तेरे ऐसा बोलने से तू ऐसा ही है, लोगों के बीच में क्या हो गया? झगड़े हो गए, तो वो जो पॉलिटिशियन था कैंसल कर दूंगा मैं, कैंसल। नेक्स्ट, सेक्शन 8 सेक्शन 7 पेनलाइज इंसिटमेंट टू एंड एनकरेजमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन ऑफ विजिबल। कुछ साइंस भी करते हैं लोग आड़े तेड़े, उसकी वजह से भी गलतियाँ होती है, पता है क्या तुमको? तुमने कुछ तो भी गलत साइन दिखा दिया, इंडिकेटर। हमारे इंडिया में तो बहुत है, कुछ भी आड़े तेड़े साइन बताते एक दूसरे को, उसके वजह से भी झगड़े होते। मुझे याद आ गया कुछ तो भी, उसके वजह से झगड़े होते। उसने मेरे को ऐसे कैसे किया, मैं तो मारूंगा। मैं रैली में जा रहा था, उसने मेरे को ऐसा किया, तो रैली में पूरे लोग उसको मारेंगे। अब पूरे लोग उसको मारेंगे तो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो भी भिड़ेंगे। हो गया, करो गरबा साथ में। हम होता है कि नहीं होता है? तो वो थोड़ा सा भैया डेंजरस है, थोड़ा सा। कुछ लोग छुआछूत बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, गाइडलाइन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू कर्ब मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन हेट स्पीच WIT विथ रिगार्डिंग टू हेट स्पीच। नेक्स्ट, क्या लिखता मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी मैं क्या लिखता हूँ। इन तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस लिंचिंग। कोविड में हुई थी मॉब वायलेंस, बहुत सारी जगहों में हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, फर्स्ट वेव में ही हुआ था शायद, वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गई थी, एक साधु को मार दिया था, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल गई थी। ठीक है, आ जाएगा तो बताऊँगा आपको मैं। ये केस हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड, कोविड में आपको गाइडलाइंस इशू हुई थी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज करो जल्दी वो सब। तो वैसे इसके लिए भी एक गाइडलाइन लगेगी कि आप ये मत करो। और ये गाइडलाइन किसको दी गई? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या लिखा है? कोंडनगल्लूर फिल्म सोसाइटी केस 2018 डायरेक्शन वेयर इशूड टू कंट्रोल वंडलिज्म बाय प्रोटेस्टिंग मॉब्स। मेजर गाइडलाइन इंक्लूड फास्ट ट्रैक ट्रायल्स। ये सब चीज़ों में जैसे पॉक्सो हो गया ना, पॉक्सो हो गया, रेप केसेस हो गए, तो फास्ट ट्रैक ट्रायल्स जल्दी करो, जल्दी। नेक्स्ट, विक्टिम कंपनसेशन, जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन दो, ज़रूरी है, क्योंकि उसका भाई बहन बच्चा वापस आने वाला है क्या? अच्छा, इससे कुछ होता होगा क्या बेटा कंपनसेशन से?
लगता है आपको आज मेरे को कुछ हो जाता है तो ये कंपनसेशन से मेरे माँ बाप का वो दर्द चले जाएगा क्या? मैं तो उनका होनहार लड़का था, वो तो चला गया ना इनके चक्कर में। तो कंपनसेशन से क्या थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो जो उनके मन के अंदर जो जीवन भर का दुख है, मेरा जवान लड़का चले गया, उसका क्या करोगे यार तुम? मैं पूछता हूँ ये सवाल गवर्नमेंट से कि आप ये सब कर तो देते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कोई भी गवर्नमेंट से पूछता हूँ ये कि आप ये कर तो देते हो, मर भी जाता है इससे सामने वाला, कंपनसेशन दे दिया 10 लाख का, क्या मिला उससे? थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा रिसोर्सेस उस पैसे से, लेकिन उसका जो जवान लड़का मर गया, उसकी लड़की मर गई, उसका क्या? वापस ला के दोगे क्या तुम? भगवान हो, नहीं ला के दे सकते ना। तो वो हरकतें भी मत करो जिससे ये सब चीज़ें हो। डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट लेक्स लॉ एनफोर्सिंग ऑफिशियल्स, नोडल ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड टू टेक नोट ऑफ द हेट क्राइम्स। अरे क्या कुछ काम नहीं, रजिस्टर्ड एफआईआर अक्रॉस दी नेशन, नोडल ऑफिसर्स तैयार करो बोलते हैं इनके लिए, ये हेटरेड वाले जो फैलाते हैं। होता है क्या कुछ? मैं तो बहुत कम देखता हूँ ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लेता हूँ मैं एक बार कितने और बचे हैं। ये तो शायद कल का लेक्चर है हमारा। हाँ, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, बहुत मेजर। इसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से वापस पहली पार्टी, तो वो देखेंगे। देन उसके बाद पंचायत, जो आप लोग भराते हैं घर के बाहर पंचायत करते हैं ना रात को खाना खाने के बाद, वो देखेंगे। देन उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। देख लेते हैं हमारे कौन से बचे हुए। ये हेट स्पीच का ही है आर्टिकल, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। चलो ये देख लेते हैं पहले, आ जाओ। Just give me a second, हाँ। आइए, थक गए क्या? नहीं थके ना? मेरे जो बच्चे हैं 10th वाले, उनकी मैंने एक बार क्लास 6.5 घंटा लिया था आधे घंटे की ब्रेक में, तो भी वो बैठे थे और उन्होंने बोला नहीं सर और पढ़ाओ। मुझे हैबिट है, लेकिन आपको शायद हो सकता है नहीं होगी, अभी 4-4 5-5 घंटे की हो जाएगी, मैं करवा दूंगा। ऐसे कैसे तैयारी होगी? वैसी अच्छी तैयारी होगी ना। चलो आ जाओ। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, पढ़े कि नहीं पढ़े? बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ा हमने। अब उसमें बोला कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, से सुप्रीम कोर्ट। अब भी जस्ट पढ़ा, देखो। सुप्रीम कोर्ट while pronouncing judgment in All India Judges Association versus the Union of India case highlighted certain principle concerning judiciary, including independence of district court is equally a part of basic structure of constitution as it's perform an important role in upholding rule of law। भाई आप हर चीज़ स्टार्टिंग में ही हाई कोर्ट के पास पिटीशन नहीं डालते हो। कुछ केस होते हैं फैमिली से रिलेटेड, कुछ केस होते हैं क्राइम से रिलेटेड। हमारे नागपुर में भी है सेशन कोर्ट, जो कि सिविल लाइंस में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे नागपुर में, हम सबसे पहले वहाँ देते हैं, वहाँ पे जाके बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, हमको केस लड़ना है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? जो ये हमारी ये जो छोटी कोर्ट है, छोटी नहीं बोल सकते आज तो बहुत बड़ी हो गई, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बाद में अगर आपको उनका जजमेंट नहीं पसंद आया, यू कैन अपील इन हाई कोर्ट। इफ़ यू डिडंट लाइक द हाई कोर्ट जजमेंट, देन यू हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। होता है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट है, एक और है ना, बोलो। मैं रैपट मार दूंगा, मैं फालतू बातें करूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोर्ट है क्या? है क्या कोई इंडिया में कोर्ट उसके ऊपर? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा ऊपर जा सकते तुम। मैं मर रहा हूँ, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेटा कोई भी कोर्ट नहीं है। चलिए एक मोडस ऑपरेंडी, थोड़ा सा एक मेरा एक काम करने का तरीका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। बोलिए एक बार, 1 2 3 गो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये 4। बाकी तो है बहुत सारे, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, देन वो फैमिली से रिलेटेड कोर्ट है, कंज्यूमर राइट से रिलेटेड कुछ कोर्ट है, उसको नहीं देखते हैं। ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड एक्सेस टू जस्टिस, इंश्योरेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जितना अधिकार हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, उतना ही अधिकार भैया सेशन कोर्ट का भी है। नो डाउट, अगर आपको जजमेंट पसंद नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर दो ना भाई, आ जाइए।
इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विसेज कंडीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये सेम रहना, ये आपको साथ में ही करना है, अपॉइंटमेंट वगैरह। आप ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है तुम ऐसे नेगलेक्ट कर दे रहे हो, ये तीनों का साथ में होगा। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, ऑफिसर्स ऑफ जुडिशरी बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि तुम बोलते हो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी का अपना एक अलग पावर है, तो जुडिशरी के जो ऑफिसर्स है, जो लोअर जुडिशरी के ऑफिसर्स है, वो भी लेजिस्लेटिव वगैरह एग्जीक्यूटिव वगैरह में नहीं आएंगे, वो जुडिशरी के ही अंदर आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इन डेजिग्नेशन एंड सर्विस कंडीशन, यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म ड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी राइट नाउ। जैसे हाई कोर्ट वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, वैसा इनका भी भैया रुतबा, वैसा इनका भी सब चीज़ें रहने वाली है। नो डाउट भले ही सेशन कोर्ट है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना भाई, क्योंकि सब नागपुर के सभी लोग का कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? पहले कहाँ जाएंगे नागपुर के सभी लोग? सेशन कोर्ट में अपील करेंगे ना यार। देन नेक्स्ट, सेशन कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, मजिस्ट्रेट, फांसी की भी सजा देते, चोरी किया, फांसी की सजा। अब ये ऐसी जजमेंट देंगे, एक केस तो नागपुर का ही था, अभी ऐसी जजमेंट देंगे तो इंसान कहाँ अपील करेगा? हाई कोर्ट में तो जाएगा ही ना, फिर उसके बाद उसको बेल होती है। अरे तूने चोरी किया, देखो एक वकील देखो फांसी दे तो। आपको पता है बहुत फेमस हुआ था, सिर्फ चोरी के लिए आप फांसी की सजा, घर से वाइफ के साथ झगड़ा हुआ होगा, इसकी जान ले लूँगा आज, किसी दूसरे की जान ले लेंगे बेचारा, लेकिन फांसी लगती है क्या? नहीं है ना। उसने अपील कर दिया, हाई कोर्ट में हो गया, वहाँ से केस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, जुडिशरी एंटेल्स दैट सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस ऑफ वन स्टेट आर इक्विवेलेंट टू सिमिलर पोस्ट ऑफ जज। बहुत बढ़िया। आप महाराष्ट्र या नागपुर का एक सेशन कोर्ट है, और समझ जाओ मध्य प्रदेश में एक सेशन कोर्ट है, कानपुर वगैरह में। यहाँ का जो सेशन कोर्ट का जज है और यहाँ का जो सेशन कोर्ट का जज है, ये दोनों की पोस्ट अगर इक्विवेलेंट है तो इनकी सैलरी भी एक रहेगी। वही कहा गया है, वो मेजर थिंग इस आर्टिकल की सेम रहेगी। यूनिफॉर्मिटी कैसी? स्कूल में यूनिफॉर्म होता है ना, जिससे सभी बच्चे एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्मिटी है ना। कोई भी स्टेट का वो रहने दो भाई, हाई कोर्ट का रहने दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रहने दो, हाई कोर्ट हो सकता है अलग अलग, सुप्रीम कोर्ट भी, हर स्टेट में अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हर स्टेट में अपना अलग अलग क्या है बेटा? सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट में है क्या? एक सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट, वो अलग है, वो एक ही है। अलग अलग हाई कोर्ट हो सकते हैं, सेशन कोर्ट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। आइए, तो सुप्रीम कोर्ट का जाने दो, लेकिन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट अलग अलग स्टेट्स में रहने दो, चलेगा हमको, लेकिन सबकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। एज पर कोर्ट रिकॉर्ड ऑन अ सिंगल डे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैंडल्ड नियरली, एक दिन में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैंडल कर रही है 11.3 लाख केसेस। इंडियंस, हम भारतीयों को थोड़ी शर्म आना चाहिए, एक दिन का रिकॉर्ड है। और आप ये समझ सकते हो, आपने मूवी देखी होगी जॉली LLB और जॉली LLB 2, कितने सारे केसेस अभी हमारे इंडिया में पेंडिंग है। इसलिए तो ट्रायल्स चलते ना इतने लंबे लंबे, बेगुनाह लोगों को कितने दिन तक अंदर रहना पड़ता है भाई, थोड़ा दिक्कत है। डिस्ट्रिक्ट जज इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप IAS हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट का जज होता है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, जिसको एक IAS भी सैल्यूट मारता है ना। जज, IAS बड़ा है कि जज बड़ा है? अभी वो न्यायमूर्ति है, ये मूर्ति न्यायमूर्ति है वो अगर आप कानून फॉलो नहीं करोगे तो आपको सज़ा दे सकता है, आपकी जॉब खा सकता है। सबसे डेंजरस होते हैं ये लोग, उनके सामने कोई कलेक्टर, कमिश्नर, DCP, ACP कुछ नहीं, पिताजी है वो आपके। ये जो जजेस है ना, वो क्या है? आपके पापा है वो। तो कोई भी आप डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हो, पता है आपको? किसी भी ऑफिसर के ऊपर लीगल सूट फाइल कर सकते हो और आप उसे बोल सकते हो आई विल सी यू इन द कोर्ट। वो बात अलग है, उतना पैसा होना चाहिए इतने बड़े आदमी पे केस करने के लिए, उसके पास तो पैसा है ना। आखिरी में क्या हो जाती है? इसी से लटकते ना हम लोग भी, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास पीपल। अब इतने बड़े अंबानी से लड़ सकते क्या? हाँ, लड़ तो सकते हो, लेकिन पैसा, मर जाओगे तुम, पैसा ख़त्म, मर जाओगे तुम। जान दो, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ। आओ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ज्यूरिस, हाँ, फ्री लीगल एड है, कितने दिन तक देगा भाई? आइए,
नहीं जीत सकते भाई, मुश्किल है, पैसा होना आपके पास. Nomenclature of subordinate judiciary are laid down by states. Appointment, posting and promotion of district judges are made by governor or the state in consultant with high court. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंडल्जमेंट नहीं होता है क्योंकि सेशन और हाई कोर्ट में ये चलते रहता है जजेस का अपॉइंटमेंट. लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस बनाना है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कंसेंट, गवर्नर वगैरह का कंसेंट लिया जाता है. बैठ के बातचीत होती है. क्या होती है? बैठ के बातचीत होती है कि भैया इसको बनाए क्या हम लोग. नेक्स्ट, concept of independent judiciary. An independent judiciary implies that the executive and legislature should not interfere in the work of कानून बनाने वाले और उनको एग्जीक्यूट करवाने वाले हमारे बीच में बोलना मत. किन के बीच में? अब देखो आपको बताता हूँ. आपके माता पिता है, झगड़ा हो रहा है मम्मी पापा का, आप बीच में बोल रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं? ज़्यादा बीच में मत बोल, 2 रैपट मार दूंगी, चुपचाप नीचे चले जा. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये आपके मम्मी पापा है. इनके बीच में मत बोल बेटा, ऐसी पड़ेगी कि तू वापस ऊपर नहीं आएगा खाना खाने. होता है ना, मम्मी पापा बोलते हैं बीच में से बोला था नहीं चल नहीं, तुम बोलते कि नहीं बोलते? किसको बोलते ये लोग? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव. तू अपने काम से काम रखना यार, हमारे बीच में क्यों बोल रहा? हम हमारा काम बरोबर कर रहे. गए दिमाग में आपके? नेक्स्ट, द जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द इन्फ्लुएंसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी एंड शुड नॉट. अब देखो कोई रूलिंग पार्टी है तो वो खरीद सकता है, सीधी बात है. मुझे नहीं पता होता है क्या? लगता है आपको होता है? लगता होता है, मुझे तो नहीं लगता होता हो. ठीक है, हाँ बेटा इधर आओ. नेक्स्ट, द सेपरेशन ऑफ पावर डिक्टेट्स द जुडिशरी शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस. किसी का भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए भाई. सेपरेशन ऑफ पावर डिक्टेट दैट द जुडिशरी शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, नेक्स्ट. आपको अगर ऐसे डिस्कशन करना है, कुछ आपसी डिस्कशन, तो आपको ऑफलाइन बैच में आना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑनलाइन कम चीज़ें डिस्कस कर पाता हूँ थोड़ी सी. नेक्स्ट, चलिए आज का शायद नेक्स्ट आखिरी, अरे नहीं यार बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए आज. पर्सनल राइट्स देख लेते हैं पहले, देन वो देखेंगे. एक केस था वो, हाय रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह. आइए देखते हैं उनका एक केस हुआ. द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली पास एन इंटरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनलॉफुल यूज ऑफ बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन्स नेम, इमेज एंड वॉइस. अबे ये एक केस नहीं है, वो रश्मिका मंदाना की वो वीडियो वायरल हो गई थी, क्या बोलते उसको, वो है ना बहुत अच्छा है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के वजह से. मोदी जी गाना गा रहे हो, देखेंगे तुमने वो मोदी जी गाना गा रहे AI के वजह से. बताओ, बाप रे. द कोर्ट थ्रू इट्स ऑर्डर रिस्ट्रेन पर्सन्स एट लार्ज फॉर्म इन्फ्रिजिंग द पर्सनैलिटी राइट. अब यार उस एक्टर का कुछ राइट है ना उसकी आवाज़ के ऊपर. लता मंगेशकर जी, उनकी आवाज़ तुम निकाल रहे हो, उनका राइट है उसके ऊपर भाई, है ना. तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वो पास किया, कोर्ट रिसेंटली पास एन इंटरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनलॉफुल यूज़ ऑफ, कि इनको भैया बचाओ, ये सब चीज़ों से इनको बचाओ, ये गलत है. क्या है ये? गलत है. किसी की भी आवाज़ निकाल रहे. मेरे को तो वो मोदी जी के गाने सुन के हंसी आती. क्या मतलब AI. अच्छा आपको एक वर्क देता हूँ, लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो फास्ट. उसको जब रात को आप सोओगे ना तो सोने के आधे घंटे पहले लिखना, ठीक है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इतने पॉइंट्स बन सकते ना भाई, एडवांटेज भी बहुत है और डिसएडवांटेज भी बहुत है. हम जो देश में रह रहे हैं वहाँ के बच्चे डिसएडवांटेज ज़्यादा सीखते हैं, वो एडवांटेज नहीं सीखते हैं, उनको एडवांटेज से लेना ही देना नहीं है. आइए, एक्टर की नकल करना अलग बात होती है और गलत चीज़ें करना अलग बात होती है. व्हाट आर personality rights? Personality rights refer to the right of a person to protect his or personality under their right to privacy और प्रॉपर्टी है उसकी खुद की. अमिताभ बच्चन जो एक्टिंग करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो बात अलग है, उन्होंने पेटेंट नहीं लिया है उसका, लेकिन उनका अधिकार है उनकी आवाज़ पे.
उनका अधिकार है उनकी एक्टिंग पे। अरे है ना, एक्टिंग करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं और आप उसका हनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। दिस राइट्स आर इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रिटीज एज देयर नेम्स, फोटोग्राफ्स, इवन वॉइसेस कैन ईजिली बी मिसयूज्ड इन वेरियस एडवर्टीजमेंट बाय डिफरेंट कंपनीज। अब कुछ कंपनी वाले बना देते हैं सलमान खान, उनकी आवाज़ AI से मैच करवा लेते और ऐड बना देते हैं। आप केस कर सकते हो, सलमान खान केस कर सकते हैं उसके ऊपर। क्या कर सकता है सलमान खान कि ये इन्होंने ये गलत किया है। होता है, हाँ, ये सब होता है। अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, होता है, ऐसा होता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी। वो एक गाना था अभी, मोहम्मद रफ़ी साहब को मरे हुए कितने दिन हो गए, कितने अच्छे सिंगर थे वो एक गाना था, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। अब वो तो मर गए, वो कैसे केस करेंगे, है ना। तो ये AI के वजह से ये सब चीज़ें होती है। मुझे तो लगता है आगे सिंगर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी AI के चक्कर में। AI से ही गाने बनेंगे पूरे, और बन भी रहे हैं। नेक्स्ट, आप अपनी वॉइस डाल दीजिए, AI पूरा कन्वर्ट करके दे देता है। एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज ही है जो पढ़ा रहा हूँ। A large list of unique personal attributes contribute to the making of celebrities. All of these attributes need to be protected, such as name, nickname, stage name, picture, likeness, image, and any identifiable personal property such as distinctive race car. Personality right and publicity rights. Personality right are different from publicity right. Personality right और publicity right क्या है, दोनों एक दूसरे से different है। Next, सर फास्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम के अभाव में मुझे फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे आइए भाई, पढ़ लीजिए, बहुत आसान है भैया, आर्टिकल बहुत आसान है। पर्सनैलिटी राइट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ राइट, दैट इज फर्स्टली द राइट ऑफ पब्लिसिटी और द राइट टू कीप वन इमेज एंड लाइकनेस from being commercially exploited without permission or contractual compensation which is similar but not identical to use of a trademark। and अभी देखो कुछ चीज़ें आपने नहीं दी फोटो, लेकिन उसने आपकी फ़ोटो लगा दी तंबाकू वाली ऐड पे, उससे तो लोगों के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस पड़ा ना, क्योंकि आप उसको देख के खा रहे हो, लेकिन आपने उसको बताया था कि मैं लगा रहा हूँ, कंपनसेट करना पड़ेगा, वो गलत है, आप ऐसा कर नहीं सकते। सेकेंडली, द राइट टू प्राइवेसी और द राइट टू नॉट हैव वन पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, गलत है। आजकल तो हर एक्टर जो है वो ये कर रहा है, बोलो जुबा पे केसर, बिगाड़ रहे ना यार। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अक्षय कुमार भी करेगा। जिस दिन अक्षय कुमार की मैंने वो ऐड देखा ना, बोलो जुबा केसरी, मेरे को थोड़ी सी गुस्सा आई। मैं बोला यार ये इंसान पैड की ऐड करता है जब मूवी स्टार्ट होती है, ये तंबाकू की ऐड करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, और क्या है ये। अक्षय कुमार सर, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि आपने एक गलत ऐड चुनी है। पान मसाला, पान वगैरह की ऐड कर रहे हैं ना अभी वो, जो कि मुझे तो नहीं लगता सही है आपके लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। नेक्स्ट, हाउएवर अंडर कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन पब्लिसिटी राइट फॉल इनटू द रियल्म ऑफ द टॉट ऑफ पासिंग ऑफ। Passing off take place when someone intentionally or unintentionally passes off their goods or services and those belonging to another party। बिलोंग किसी और पार्टी से करती है, आप किसी और की चीज़ें यूज़ कर रहे हो और उसे थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, वो गलत हो जाता है। ऑफन दिस टाइप ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन डैमेजेस द गुडविल ऑफ अ पर्सन। अभी हम आकार का बोल के अगर कोई थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें, हमारी गुडविल डाउन नहीं होगी क्या? हमारी क्लास का नाम का हम केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं तो पहले करूँगा ना भाई, हमारी क्लास की गुडविल है और आप हमारी गुडविल को क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। नेक्स्ट, पब्लिसिटी राइट्स आर गवर्न बाय स्टैट्यूज लाइक द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड द कॉपीराइट एक्ट। अब ये यूट्यूब में भी लागू होता है, पता है आपको? कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, चैनल 3 बार कॉपीराइट स्ट्राइक आया, चैनल बंद। 10 करोड़ क्यों ना आपके फॉलोअर हो, चैनल बंद हो जाता, कॉपीराइट स्ट्राइक आता, आप यूज़ नहीं कर सकते। हम भी ट्रेडमार्क ले लेंगे भैया, हमारी चीज़ों पे भी है, आप हमारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे आए 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं गाने गाता हूँ, तो मैंने बिना उनको क्रेडिट दिए अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, 2 स्ट्राइक आ गई। अब 1 स्ट्राइक जैसी है, मेरा ख़त्म चैनल, गई मेहनत है नहीं उसमें, ज़्यादा फॉलोअर हो गए, 100-150 हो गए। दुख होता ना थोड़ा सा अगर ऐसा हुआ तो। आप कोई चैनल बनाओ, वो चैनल 8-10 दिन में बंद हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक, देन आप उसको वही नाम से फिर बना भी नहीं सकते वापस। तो कुछ चीज़ें हैं भाई, ठीक है। टाइम का अभाव, देख लेते क्या वाला भी नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए कोई नहीं। तो करंट अफेयर सीरीज़ चालू है सर। करंट अफेयर में मैं पूरे ही टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ।
मज़ा आएगा. हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सॉरी पॉलिटी, जनरल साइंस. If we talk about environment, if we talk about geography, I will cover all the things. Okay? But आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा. आसान आसान आर्टिकल देके 6 कुछ तो 6-7 आपको याद हुए. कुछ नहीं करना है. रात को सोने से पहले आप कैसा तबीयत खराब होती है सकाळ दोपहर संध्याकाळ, वैसा उस हिसाब से आपको रिवीजन करना है. 2 आर्टिकल दोपहर में पढ़ लिए, देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो पढ़ लिए, देन उसके बाद टाइम मिला रात को सोने से पहले एक बार पूरा रिवाइज. ख़त्म. 370 है कुछ दिमाग में. प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ा बहुत है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स राइट ना. आर्टिकल मत बताओ मेरे को, लेकिन इतना तो होगा ना कि नहीं सर हमने आज कुछ पढ़ा, तो वो एक चीज़ है. तो धीरे धीरे ऐसे करके हम सभी आर्टिकल्स कवर करेंगे. आप जो जा सकते हैं धीरे धीरे करके हम सभी आर्टिकल्स कवर करेंगे. आकार फाउंडेशन ने आपके लिए एक न्यू बैचेस लाई है. मैं बता देता हूँ आपको, ये बताना था मुझे. 2 मिनट. आकार फाउंडेशन ने बेटा आपके लिए एक बैच लाई है. मैं वो आपको अनाउंस कर देता हूँ. वो 21 अप्रैल से लॉन्च हो रही है. मेरी इच्छा है कि आप सभी 8, 9, 10th, 11, 12 के जो बच्चे हैं वो ज्वाइन करें, क्योंकि आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा उससे. अब वो जो बैचेस है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा. बेसिक स्किल्स, व्हाट इज़ यूपीएससी, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, कैसे आपको जीएस पढ़ना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अच्छा करना है, स्टेज कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, वो सब चीज़ें आपको उसमें बताई जाएगी. तो आप लोग वो बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं. एडमिशन ओपन है, जल्दी से जल्दी आइए अपने एडमिशन करवाइए. रही बात फाउंडेशन की, फाउंडेशन बैच भी ओपन है. आप एडमिशन करवा सकते हैं, मुझसे आके पढ़ सकते हैं. बहुत मज़ा आएगा. मज़ा करने के लिए आ रहे हो कि पढ़ने के लिए आ रहे हो? आप यहाँ पे किस लिए आ रहे हो? पढ़ने के लिए. मेरी गारंटी, हमारे हिसाब से चलोगे, मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ लाइफ में पाओगे. मैं ये नहीं बोल रहा मैं कलेक्टर बना रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला. मैं ये बोला अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आप कुछ करोगे. अदरवाइज़ लाइफ में खाली बैठने के अलावा, बेरोज़गार बैठने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन और नहीं है. तो बैचेस लॉन्च हो चुकी है. जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन कराइए, आइए क्लास में और पढ़िए. तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में. मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया है, तो मिलते हैं कल हम लोग. जय हिंद, बाय बाय एंड गुड नाइट. खत्म हो गई क्या? चल जी.